सर, सबसे पहले तो मैं इस बुक के बारे में ये जानना चाहूँगा कि लज़्ज़तनामा, बहुत सारे नामा तो मैं समझ सकता हूँ क्या है, पर लज़्ज़त क्या होता है और क्या मैं लज़्ज़त सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही प्रोनाउंस जी। कर रहे हैं, बट लज़्ज़त शुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज लज़्ज़त इज एंजॉयमेंट, अ डिलिशियस समथिंग विच यू एंजॉय व्हाइल यू ईट इट। लजीज, खाना इज टेस्टी, सो इज कॉल्ड लजीज. सो लज़्ज़त नामा इज अ क्रॉनिकल. Nama is a chronicle of delicious food. So Okay. I think I owe this name to my publishers, the Mehras, who commissioned the book originally 10 years back, a little more, I ओह! suppose. अच्छा, अच्छा। But it was a long time in press. बीच में कोविड हो गया, ये सब बवाले हो गए. But I think लज़्ज़त नामा is a very appropriate name because there are lots of books जिनमें रेसिपीज होती हैं. जी, जी, जी। मगर उनमें किस्से कहानियाँ नहीं होती. तो जब आप लज़्ज़तनामा की बात करते हैं तो यू आर नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ अ रेसिपी, यू आर टॉकिंग ऑफ अ स्टोरी और मे बी मोर देन वन स्टोरी, कि उस कहानी से उस खाने में कितनी जान पड़ती है, जी। या उसका नाम कैसे पड़ा, या वो सही है गलत, उसके संग किस्सा जुड़ा हुआ है, मिथ कितनी है, हिस्ट्री कितनी है. देयर इज अ बैक स्टोरी. सो आई थिंक इज अ वेरी अप्रोप्रिएटली नेम्ड बुक. आई एंजॉयड वर्किंग ऑन इट. आई थिंक जो मेरा सवाल सबसे पहले आई थिंक किसी के भी मन में आएगा, क्योंकि मैंने आपको टीवी पर भी देखा है, आपकी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, आपका फूड को लेकर जो नॉलेज है काफ़ी वास्ट है और कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ फैक्ट कैसे पता चला. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको पहली बार कब दिलचस्पी है कि चलिए खाने में तो लोगों को रहता है, पर फूड हिस्ट्री में कब आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये शुरुआत बहुत पहले होती है. इज मच जी। बिफोर आई इवन हैड एंटर्ड कॉलेज. course, आई वाज बीइंग होम स्कूल्ड. माय मदर वाज एट शांति निकेतन. तो उनका ये दिमाग में कीड़ा था कि बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहिए, स्कूल पे नहीं भेजना चाहिए. अच्छा। वहाँ बड़ी बदमाशियाँ होती हैं, बड़े लड़के ज़बरदस्ती करते हैं छोटे बच्चों के संग, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वी आर नॉट सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, वी वर होम जी. स्कूल. माय फादर वाज अ डॉक्टर. My mother was a very talented person, spoke many languages, had lived in many places, and she was Tagore's favorite pupil at one stage. ओह! तो उनके एक गुरु थे प्रोफेसर टांजून शान, जो चीना भवन के थे. एक उनके गुरु थे खिति मोहन सेन के, सेन जो अमर सेन के नाना थे. जी. एक उनके गुरु थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी. तो देयर वाज अ वेरी ऑड एमलगम. शी वाज इम्बाइबिंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल प्लेसेस. तो जब भी घर में खाना बनता था, वो कई तरह का खाना बनता था. एंड जब खाना बनता था, माय फादर बीइंग अ डॉक्टर वुड आस्क, इस खाने की तासीर क्या है, इस खाने से हाउ डज इट अफेक्ट यू, व्हाई आर यू कुकिंग दिस. And the story was that one day when I was young, about 10 or 11, there was something being cooked and my mother said, this is an aphrodisiac property. So I wanted to know what an aphrodisiac property is. So my father said, you grow up and you will find out. Yeah. And my mother said, no. I mean, you shouldn't be hiding things from kids. Aphrodisiac is something which increases your sexual prowess. And at that age, you don't even know what you are talking about. But that is where I think मेरे दिमाग में एक कीड़ा पनपने लगा कि खाने का सिर्फ जायका नहीं होता, खाने की कहानी होती है, कहानी के संग कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं. And the second thing which drew me to food is I came to Delhi. I was a precocious kid. I did my masters when I was 18. I came to Delhi for a PhD. हमारा हॉस्टल पैन इंडियन खाना देता था. तो उसमें मज़ा क्या होता था कि सांभर बनता था, इडली बनती थी, और कई लोग नाक मुँह चढ़ाते थे कि क्या खाना बना रखा है. तो साउथ वाले थे, वो इससे चिढ़ते थे कि आज फिर पनीर बन गया, ये तो पंजाब का खाना है. देन आई रियलाइज कि हमारे लिए कोई खाना परदेसी नहीं था, क्योंकि हमारे घर में मुक्तेश्वर में, इन द स्मॉल टाउन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, 70 years back, what was cooked was सांभर, what was cooked was idli, what was cooked is गाठिया, ढोकली, दाल ढोकली, बाजरी रोटली, गाठिया, सेव, and kebabs and kormas and kofta and doinach. So all food was cooked because my mother had imbibed she was a vegetarian herself. She had turned vegetarian. Okay. My father had studied in Lucknow Medical College. He had acquired all the good taste, decadent taste. वो मुजरा भी सुनते थे और मतलब सोचते थे कि बड़ी अच्छी जगह होती है जहाँ आदमी तहजीब सीखता है. मगर मज़ा ये था कि खाना जब हमारे घर में बनता था, जब और लड़के हॉस्टल में भड़कते थे कि कहाँ का खाना आ गया, क्यों हम इसे खाएं, हमको सारा खाना अपना लगता था. देन आई रियलाइज कि पीपल हैव प्रेजुडिसेस अबाउट फूड. कुछ लोग झटका खाएंगे, कुछ हलाल खाएंगे, कुछ भैंस नहीं खाएंगे, गोमांस नहीं खाएंगे, कुछ लोग सुअर नहीं खाएंगे, कुछ लोग मुर्गी नहीं खाएंगे, कुछ लोग एगिटेरियन होंगे. तो माय माइंड ओपनड इन दिस वाज इन 1965. And I was studying in Southeast Asian studies. And the department had spice route. तो spice route की बातें हो रही थी. I was reading Southeast Asian history and I was reading about India's connection with Southeast Asia. And I was reading, तो मुझे लगा कि यार इसको कुछ थोड़ा सिस्टमेटिकली करना चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू फॉलो इट अप pretty systematically.
मगर ये कहानी आगे नहीं बढ़ती. मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहा था. जी. And I was ghost writing speeches for the then Prime Minister, Oh. translating Rajiv जी, Gandhi. जी, हाँ. I had a friend called Jigs Kalra. I owe him a great debt of gratitude. One day he told me कि तुम ये लिखते रहोगे, nobody would remember कि ये speeches किसने लिखी थी, किसने translate की थी. And your books would be read only by people who are cramming up for IAS, which is true. And he said कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कोई उस तरह नहीं पढ़ता जिस तरह रशिया की, चाइना की, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते. नेहरू वॉज डेड, इट वॉज अ पोस्ट नेहरू पीरियड. We only study for exams. एग्जाम्स. जी हाँ. तो उसने कहा तुम कुछ खाने का काम करो. ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग फूड. ही वॉज डूइंग अ फूड सीरियल कॉल्ड दावत फॉर दूरदर्शन. Oh, अच्छा अच्छा. And he knew that I was working in Doordarshan on international relations programs, on documentaries. I had worked with Mr. Ramesh Sippy on his Bunyad, Oh, the long serial. I had worked on Hum Log before that with Manohar Shyam Joshi. Ramesh Kohli is dead recently. उनके संग मैंने फ्लाइंग सिख किया था मिल्खा सिंह पे. तो उस पर मज़ा ये था कि he had the pleasure then of rejecting शाहरुख खान as a hero. He must have regretted it subsequently. मगर ये सारी कहानियाँ थी तो मेरा टीवी का थोड़ा एक्सपोजर था. तो मैंने उनके संग वो दावत हिंदुस्तानी खाने पे शूट किया. It was quite successful, enjoyable. Then we did another serial for Z, I think, called जायके का सफ़र, which was part travel, part food. I enjoyed it. I made another discovery कि जितने हिंदुस्तानी शेफ्स हैं, they are not really interested in Indian food, with one exception. I think Chef Manjeet Gill of Oberoi is one person who always had great respect, self-respect for Indian food and interest in Indian food. Everybody else was interested. हम कॉन्टी बना रहे हैं, हम इटालियन बना रहे हैं, हम तो फ्रेंच बना रहे हैं, हम नूवल फ्रेंच बना रहे हैं. हिंदुस्तानी खाने का क्या हो रहा है, अल्लाह ताला जाने क्या हो रहा है. तो देन आई रियलाइज कि अगर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एंड जिक्स वाज वेरी सपोर्टिव. ही सेड कि ही यूज्ड टू कॉल मी गुरु, कि अगर तुम सिस्टमेटिकली इसे करो तो बड़ा मजा आए. सो वी ट्राइड टू फाइंड होटल्स वुड स्पॉन्सर आवर ट्रिप्स. वी ट्राइड टू डू, एंड इट वाज ग्रेट फन. आई डिड अबाउट 5 or 6 books for Jigs. The partnership did not last very long because Jigs was struck by a stroke. Even after that we worked together for a while, but after some while it was impossible because the poor man was on a wheelchair. I didn't want to part, he didn't want to part, but he was not in a position to work like we used to work before. He had a heart attack on my shoulders in the Singapore Changi airport, and I have great respect for a man because he said पसीना पसीना बहुत बहा. डॉक्टर ने कहा घर लौटो, उसने कहा नहीं अब आए हैं तो जाएंगे. फर्स्ट ही सेड कि पुष्पेश तुम खा के सैंपल करो खाना जो हम कर रहे थे. Then finally तेरा मज़ा नहीं आ रहा गुरु, I must eat something. I said तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये तुम्हारा हार्ट अटैक. बट ही सेड नहीं यार ठीक है, थोड़ा तो चखना पड़ेगा. So that is what led to writing systematically. And after Jigs was not there to partner writing, I started doing independently. तो क्या आपको खाने का तो आपको शौक है, मुझे पता चल रहा है इसको देख के. क्या आपको खाना बनाने का भी शौक है? देखिए बनाने का शौक तो है मगर खाना बनाने का हुनर नहीं है. मगर मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, ठीक ठाक बना लेता हूँ. बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली का स्टू में बड़ा अच्छा बनाता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल. आई मीन इट साउंड्स वेरी एग्जॉटिक बट इट इज़ वेरी ईजी. गोश्त है, उससे 2 गुना प्याज है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, दही है और रख दीजिए, अपने आप पक जाता है. मैं खिचड़ी गुजारे लायक, ठीक ठाक गुजारे लायक से बेहतर बनाता हूँ. नॉट द सिक मैन्स खिचड़ी but a tasty khichdi. I make some sabzis reasonably well. The poor man sabzi in Pahad, जो आलू मूली की थेचवानी होती है. Nothing to it, you know. You just have some mustard oil. You just have crushed potatoes on a mortar and do it with little turmeric, chilies. That's about all, with lots of water. I can't make rotis. I can do things with rice, but roti making is beyond me. I make a reasonable kebab, Shami. But that's about all. Okay. My son is a brilliant cook. He does almost whole time cooking. Okay. So I'm happy with the arrangement. आपकी बुक पर आते हैं. मुझे एक जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मैं चाहूँगा आपके शब्दों में सुने लोग, कि जो खिचड़ी का आपने जो इतिहास बताया, क्योंकि मैंने खिचड़ी को कभी उतना सीरियसली लिया नहीं. खिचड़ी यूजुअली तब बनती है जब इंसान, एटलीस्ट मेरे घर में, जब बीमार होता है. हर के घर में यही होता है. मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमने एक मुहावरा सुना है, बीरबल की खिचड़ी. लोग कहते हैं किसी काम में अगर बहुत देर लग जाए तो ये है कि बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो क्या. या खिचड़ी का ये होता है कि 4 लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, somebody would come and say कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करो, क्या खिचड़ी पका रहे हो. और अब तो मेरे बाल बचे नहीं हैं, अदरवाइज ये होता है कि थोड़े सैंड एंड पेपर बाल हो गए तो तुम्हारे बाल खिचड़ी हो गए हैं.
यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जी, जी, हैपन. हाँ. और यू वुड से वो गाना था अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का कि खेल रिस्की था विस्की ने किया बेड़ा पार. वो एक खिचड़ी का था कि खिचड़ी के 4 यार, तो कहीं वो दही मूली घी अचार हो जाता है, कहीं जी, दही जी. पापड़ घी अचार हो जाता है. ये मैंने भी काफ़ी सुनी है मेरे हाँ, घर तो में. जी हाँ. खिचड़ी की बातें आपने सुनी है, मगर जब खाते हैं तो आपको लगता है क्या खिला रहे हो और खिचड़ी खिला रहे हो. जी. तो लेट्स गेट बैक टू द बीरबल की खिचड़ी. उसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहांगीर जब जहांगीर नहीं थे और प्रिंस सलीम थे और उनका मुआशका अनारकली से नहीं हुआ था और बाप के संग रिलेशनशिप ठीक ठाक थी, तो वो जब गुजरात गए तो उन्होंने गुजरात फतेह की. और गुजरात फतेह अकबर खुद नहीं कर पाए थे, वहाँ के जो सुल्तान थे उनको. जब सलीम ने गुजरात को जीत लिया तो फतेहपुर सीकरी बसाया गया उस जश्न में, और जहाँ सलीम की खातिर के लिए ख़ास खिचड़ी पकाई गई जिसका नाम था लजीज़ा. उस खिचड़ी में गोश्त भी था, मेवे भी थे, और जाहिर है कि उसको पकाने के लिए काफ़ी देर लगनी थी. बीरबल को ये काम सौंपा गया था जो ट्रस्टेड थे सबसे, तो उसमें काफ़ी देर लगी और जो खिचड़ी बनी तो वाकई में लाजवाब है. उसकी रेसिपी सलमा हुसैन ने, यूसुफ हुसैन ने अपनी किताब में दी भी हुई है. तो वो लजीज़ा खिचड़ी बनने में 8 घंटे लगने लाजमी थे. वो अच्छा खाना बनेगा तो ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ आर वर्थ वेटिंग फॉर, वेदर इट्स बिरयानी और a खिचड़ी. So I think that is what people forget, that this was the khichdi, was Birbal ki khichdi. But another story which about khichdi I like telling people is कि एक अब्दुल हलीम शरर साहब थे जो वाजिद अली शाह के दरबार में आखिरी दिनों में मटिया बुर्ज में भी रहे, और उन्होंने अपने वालिद से किस्से सुने थे बहादुर शाह जफ़र के ज़माने की दिल्ली के. वो एक खिचड़ी का जिक्र करते हैं वाजिद अली शाह के दरबार में जो पकाई जाती थी, जिसमें चावल के दाने बादाम से बनाए जाते थे और माश की दाल पिस्ते से बनाई जाती थी. और वो इतनी गरिष्ठ होती थी कि अगर उसको कोई खाए तो 2 निवाले खाने के बाद वो पानी मांगने लगता, पेट भर जाता था. एंड ही सेज दैट दिस हैपेंड टू अ पहलवान. दिस माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन, बट दिस इज अनदर खिचड़ी विच आई एम very interested in. I've tried constructing it. You don't have to cook it, but of course I ate more than the Pahalwan ate, and it gave me a indigestion, all right. The third khichdi is again very interesting. It's called the Chichi ki khichdi, which is cooked in Dwarkadhish and other temples, Vaishnav temples, where the Lord is supposed to have an upset stomach. तो जैसे बच्चे को लूज मोशन जब होते हैं ना, तो उस खिचड़ी की डेंसिटी वो होती है. अब आप कहें ये वो चीज़ है तो कौन खाएगा, मगर अगर आप डिवोटी हैं तो प्रसाद है और सर माथे पे रख के खाएंगे. खिचड़ी अगेन इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. कुछ लोग कहते हैं मीठी खिचड़ी नहीं होती, बट इफ यू गो टू साउथ, व्हाट इज पोंगल? मूंग की दाल है और चावल है, काली मिर्च है और गुड़ है और ज़ीरा है और इलायची और मीठी खिचड़ी भी है. तो खिचड़ी का जो रेंज है ना वो इतना वास्ट है. इवन आपने एक वेस्टर्न खिचड़ी का भी जिक्र किया है. आई थिंक एक वो वेस्टर्न वेस्टर्न खिचड़ी एंग्लो इंडियंस बनाते थे केजरी, तो उनको तो एंग्लो इंडियंस को जिसे कहते हैं ना चू बनाया. वो भी क्या यहीं से गया है या नहीं, वो यहाँ के जो शातिर बावर्ची थे उन्होंने चू बनाया एंग्लो इंडियंस को. वो उन्होंने ये कहा कि भाई रात का जो बासी खाना रोस्ट बचा था फिश वो सवेरे ब्रेकफास्ट में सर्व कर दी, और उसको केजरी पिशपैश हॉब्सन जॉब्सन की डिक्शनरी में इसका बड़ा जिक्र है. मगर खिचड़ी की वो ये तो एंग्लो इंडियन खिचड़ी थी. मगर मैं आपको बतलाऊं जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ खिचड़ी के बारे में लगती है कि खिचड़ी के बारे में अलबरूनी ने जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, उसमें वो कहता है कि हिंदुस्तान का एवरेज आदमी सिर्फ खिचड़ी खाता है, दिल्ली की तरह 2 जून का खाना. तो द खिचड़ी हैज़ बीन ईटन इन इंडिया बाय अ मैन एज अ स्टेपल, पुअर मैन, फॉर 1000 years and more. इसका जिक्र हीश का आपको मिलता है, वैदिक साहित्य में भी मिलता है. तो यू कुड से दैट इट इज़ द क्विंटेसेंशियल. अब मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने तो बाजरे की खिचड़ी सारे स्टेट गेस्ट को भी खिला दी है. एक चीज़ मैं इसमें जो मैंने देखा, पुलाव और बिरयानी आपने एक साथ ही उसको, पहले पुलाव आया फिर बिरयानी आया, तो क्या ये इसका ही एक वर्जन था, बिरयानी पुलाव से आया है? देखिए मेरा मानना है कि बिरयानी एक बहुत जाल फरे बट्टे वाली चीज़ है. अगर आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन देखें तो आपको कई पुलाव का जिक्र मिलता है. आईन अकबरी में मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो दस्तरखान का बयान इब्न बतूता करता है उसमें मिलता है. उसका जिक्र मिलता है बिरंज पुलाव. बिरंज इज फ्राइड, बिरिया इज राइस. तो मतलब उसमें बिरिया जो है, बिरंज इज राइस. तो फ्राइड राइस से जो पुलाव बनता था वो बिरयानी थी. लॉन्ग एंड शॉर्ट इज दिस, बट इट वॉज वन ऑफ द पुलाव्स. इट वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलाव्स. जिनका जिक्र मैंने आपसे किया अब्दुल हलीम शरर साहब का, वो ऑलरेडी ये कहते हैं कि कोई शरीफ आदमी बिरयानी नहीं खाता, वो मालगोबा जैसी होती है. शरीफ आदमी यखनी पुलाव खाता है, जिसे बनाना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? पहले आप यखनी बनाते हैं जायकेदार, द स्टॉक, देन यू कुक राइस इन इट. द राइस एब्जॉर्ब्स द फ्लेवर्स ऑफ द यखनी. द मीट हैज़ बीन कुक्ड इन द यखनी, then it is put with the pulao and it is layered, and it is not saffron, it is not kevda, it is not color, it is not ether,
यू नो सो यू टेस्ट द बेसिक एलिमेंटल जायका जी। ऑफ गोश्त एंड यखनी, ओके। तो वो बहुत सूफियानी चीज़ है। वो बिरयानी तो बहुत हाल की चीज़ है। अब हुआ कि अगर आप और देखें, आपको बिरयानी का जिक्र पिछले 125 साल से पहले कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सब जगह बिरयानी बिरयानी बिरयानी, जहाँ पुलाव बनता था उसको उन्होंने उसका बिरयानी नाम कर दिया कि अगर मान लीजिए मछली का पुलाव बनता था या चेमीन का पुलाव बनता था केरला में, तो उसको बिरयानी कहने लग गए। धीरे धीरे, पर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिफरेंस अब है। अब उसमें आप खुशबू मिला देते हैं, अब आप उसमें रंग मिला देते हैं, अब उसमें केसर, बिकॉज योर बिरयानी शुड लुक क्योंकि आपने उसमें एक जिक्र किया है कि बिरयानी का डिफरेंस मेजर है कि अलग अलग लेयर्स को अलग अलग तरह से। वो यखनी पुलाव में भी लेयर्ड होता था। अच्छा, वो भी होता मगर था। बिरयानी में जो लेयर बनती है उसमें अब आपने देखिए, कुछ तो लोगों को बताना है कि आपने क्या उनके लिए क्या खास difference किया किया है। है, जी हाँ, तो बिरयानी वैसे निकाली भी अलग तरह से, बिरयानी काटी जाती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया जाता है कि गोश्त और कलर्ड चावल और खुशबू चावल, बिरयानी में जो मलाइयत होती है वो दूध से आई है, मलाई से आई है, गोश्त की चर्बी से आई है। ये सारे खेल हैं जो यखनी पुलाव में भी होते हैं। अगर अच्छा पुलाव बन रहा है तो for my money's worth it beats biryani any day. The most recently I had a great pulav at Ustad Wasifuddin Dagar Sahab's house. पहले मैंने कबाब खाया, फिर मैंने भिंडी गोश्त खाया, फिर मैंने खिचड़ी खाई, फिर मैंने कोरमा खाया, फिर मैंने कड़ी खाई। जब पुलाव आया तो मैंने कहा अरे गधे, अब लात मार अपने को, पहले तूने पेट में जगह नहीं रखी, अभी पुलाव के लिए जगह कहाँ से लाएगा। मैं उंगलियाँ चाटता रह गया। बट दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ यू नो मेमोरीज आर मेड ऑफ। मैं बिरयानी का आपसे जिक्र करूँ, बिरयानी लोगों को इसलिए पसंद आती है कि अगर महंगी डिश है और एक्सपेंसिव डिश है, आप कहते हैं कि 250 रुपये किलो की बासमती से बनाई है, इसमें कश्मीर का केसर पड़ा है, इसमें केवड़ा पड़ा है, इसमें खड़े मसाले केरला से आए हैं, इसमें मलाइयत कितनी है, इसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें गोश्त का कट कौन सा है। तो जो बिरयानी खाने वाला है वो आज आपको वो नहीं मिलेगा जो कहेगा इसमें सीना पसली गर्दन वो चाप कहाँ गए। हमने ऐसे बदजौक लोग देखे हैं जो बिरयानी ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर ग्रेवी कोरमा मिलाते हैं और सान सान के खाते हैं। और फिर उसके बाद एक बार हमारे घर में उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना है, गोश्त कितना अच्छा गला है। तो मैंने कहा प्रेशर कुकर की तारीफ कर लीजिए, बाकी तो उसमें कुछ किया गया नहीं है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच हर्ट्स यू अबाउट बिरयानी। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट कलकत्ता बिरयानी, जिसका जिक्र इस किताब में है कि वाजिद अली शाह जब कलकत्ता पहुंचे तो पैसे नहीं थे बेचारों के पास, गरीब हो गए थे, तो वो गोश्त के बदले आलू मिलाने लग गए और अंडे मिलाने लग गए। अब आप यकीन कीजिए कि वाजिद अली शाह जब कलकत्ता पहुंचे 1856 में, तो आलू हिंदुस्तान में इतना महंगा था कि इट वॉज अ प्रिंसेस रैंसम। अंग्रेज एम्बेसडर गिफ्ट देते थे जहांगीर को एक पोटी में बांध के, हम आलू लाए हैं। तो वो और दूसरी बात है कि वाजिद अली शाह जब मरे गुजरे भी मटिया बुर्ज में रह रहे थे तो मुफलिस नहीं थे। उनके पास 2000 जानवरों का जू था, 200 तवाइफों का परीखाना था, 100 के आसपास बावर्ची और खिदमतगार थे। और ऐसे आदमी को क्या पैसे की कमी थी कि वो बिरयानी में गोश्त के बदले आलू मिला रहा था। स्टोरी फिर कैसे आगे आई? स्टोरी इसलिए बनी कि जब वाजिद अली शाह वहाँ पहुँचे मटिया बुर्ज में, तो शाही हकीम ने कहा कि हुजूर यहाँ की आबो हवा ह्यूमिड है, यहाँ इतना गोश्त आप नहीं खा पचा सकते। तो बिरयानी को हल्का करने के लिए दूसरी महंगी चीज़ जो उस वक्त इम्पोर्ट हो रही थी वो आलू उसमें डाली गई, उसी में अंडे भी मिलाए गए। तो यू नो द प्रॉब्लम इज द हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर डिफरेंट एंड द बैक स्टोरीज आर डिफरेंट। वो मेरे ख्याल में वो स्टोरी खिचड़ी की जो बिरयानी की, कोलकाता बिरयानी की है, वो फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊँ, अब मुंबई की मैं आजकल आपकी रिहाइश है तो वहाँ तवा पुलाव है, तवा बिरयानी है पुणे में। वो ईरानी जो चलाते हैं, क्या उनका नाम है, पुणे में जो फर्गूसन कॉलेज के बगल में गुडलक कैफे है, लकी कैफे है। व्हाट अ फैंटास्टिक ईरानी बिरयानी ही डज। बट लोगों को रास नहीं आती, लोगों को तो वो तवा वाले जो है ना, पाव भाजी मसाले वाली पसंद आती है। वो प्रेजुडिस की बात आ जाती है। नहीं, वो जो प्रेफरेंस की बात है ना, आपका पैलेट क्या है। क्योंकि आपका पैलेट अगर पूना का ब्राह्मण पैलेट है तो वो ब्राह्मण पैलेट ने तो गोश्त जिंदगी में पहले 100 साल पहले खाया ही नहीं था। वो रेंगलर भी जो आते थे वो घर में अपने, अभी आप देखिए हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो इस बुढ़ौती में अपने वीगन हो गए हैं, उनकी बच्चियों ने उन्हें वीगन बना दिया है। वो जो गोश्त खाना तो बड़ी दूर की बात है। उनका जो चंद्रचूड़ वाड़ा था, inherited from Peshwas, was a fantastic meat eating tradition there, but limited to few people. तो उस तवा बिरयानी का मज़ा क्या है कि पाव भाजी मसाले में वो बनती है और प्योर वेजिटेरियन होती है। और अब आप उसे बिरयानी कह लीजिए चाहे पुलाव कह लीजिए। क्योंकि अगर आप हैदराबाद भी जाएं तो वहाँ की जो सबसे फेमस बिरयानी है आजकल वो पैराडाइज वाली बिरयानी है। वो ईरानी चाय खाना था, तो हैदराबादी बिरयानी कहाँ है। तो क्या ये पुराने ज़माने में चिकन बिरयानी होती थी कि सिर्फ गोश्त बिरयानी? चिकन बाद में ही आया है। चिकन सिर्फ लखनऊ में खाया जाता था और मुर्ग पुलाव कहलाता था। अच्छा, बाकी सब जगह हाँ
गोश्त बिरयानी थी। गोश्त बिरयानी बनती थी, और कश्मीर में दुम्बा मटन। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पैराडाइज की सिर्फ खुसूसियत ये थी कि वो एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता था, तो यू कुड गेट योर बिरयानी पैक्ड एंड टेक इट होम। टिकट हो गया। असली बिरयानी वहाँ बनती थी पत्थर घट्टी में, मदीना नामक जगह पे, जी। जो आपसे ऑर्डर बाय किलो के लेता था, और मस्जिद के सामने, मदीना मस्जिद के सामने बड़े मियाँ देग बेचा करते थे। वो देग असेंबल होते थे पहले, फिर दम पे चढ़ जाते थे और वो बिकते थे। तो आई हैव द बिरयानी इज अब तो आपको जैसे चंपारण गोश्त मिलता है वैसे मुरादाबादी बिरयानी मिलती है। जी। अब मुरादाबाद तो अंग्रेज़ों की कब्जे में था, न वहाँ कोई रियासत थी। रामपुर की रियासत ज़रा हटके थी, संभल और अमरोहा हटके नवाब थे। तो ये बिरयानी पिछले 25 साल में कहाँ से पैदा हो गई? तो यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट सेल्स, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज़ अ desire to look for one's roots. Right. So biryani story is a made up story. I will give you another example. Pratibha Karan is a very remarkably talented author who has done books on Hyderabadi cuisine. She also has done a biryani book. उस बिरयानी बुक में एक बिरयानी लालू यादव की बेटी की मीसा भारती की दी है, जो उन्होंने अपनी नेपाली किसी कुक और मेड से ली थी। अब आप इमेजिन कीजिए, नेपाल से बिरयानी आई मेड के थ्रू, वो लालू यादव के घर में पकी मीसा के यहाँ, और वो प्रतिभा करण फॉर politically reasons of political correctness is included in that. So now you can have all kinds of biryanis, you can have all kinds of pulaus, but I would say biryani is a concocted story. Although जब मैं सोचता हूँ तो पुलाव बिरयानी के बारे में, तो इनफैक्ट खिचड़ी के बारे में सोचता था कि इनके ओरिजिन शायद बाहर से हो। एक चीज मैं सोचता था कि नहीं, खिचड़ी का ओरिजिन तो बाहर से नहीं है ना। नहीं है, मतलब अगर कुछ है कि पर्शिया से भी। नहीं, अगर वैदिक लिटरेचर में खिचड़ी नजर आ रही है तो देखिए उसमें दो सवाल हैं। आर यू अ हिंदू रिवाइवलिस्ट ऑफ द वैरायटी वेयर यू से कि आर्यंस यहीं आए थे, कहीं से रहे नहीं थे, या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें सिंध भी था, उसमें पंजाब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तक भी था, और हिंदू बादशाह अफगानिस्तान तक भी थे। तो अगर सेंट्रल एशिया से वो आ रहे थे और बरास्ता अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी तब हिंदुस्तान में ही था ना, तो कौन कहाँ से आ जा रहा था? आई मीन इफ यू रीड मनु जोसेफ्स बुक, टोनी जोसेफ्स बुक, नॉट मनु जोसेफ्स बुक, अर्ली इंडियंस, वी आर ऑल अ मिक्स। कौन कहाँ से आया, खाना किसका कहाँ से पहुँचा है, आई मीन इज अ क्रेजी स्टोरी। हाँ, तो जो मैं आपसे उसी चीज़ में जो मैं एक बात कर रहा था कि समोसे का खास तौर से मैं सोच रहा था कि ये हमारे अवध या यहाँ कहीं की स्टार्टिंग होगा, पर समोसे का आपने भी जिक्र किया है कि ये कुछ किताबों में जिक्र है कि पर्शिया से भी आया है। समोसे का अवध में जिक्र इसलिए है कि अवध में कुछ बहुत नायाब समोसे मिलते हैं। अगर आप इलाहाबाद में जाएं तो हरी के समोसे जो लोकनाथ वाले हैं, जिनमें दाल की पीठी होती है, आलू की पीठी का पानी बिल्कुल मार दिया जाता है, जो महीनों चलते हैं, छोटे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और गरीब परवर है समोसा, टिक्की की तरह का, पेट भर जाता है, अच्छा समोसा है, सब जगह खाया पिया जाता है चाय के वक्त। मगर समोसा ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आया है, क्योंकि वहाँ आज भी अगर आप कजाकिस्तान जाएँ, उज़्बेकिस्तान जाएँ, ताजिकिस्तान जाएँ, तुर्कमेनिस्तान जाएँ, तो समोसा नाम की एक चीज़ मिलती है, समोसा, समसा, और वो बड़ा बेडॉल होता है। इट लुक्स लाइक अ डम्पलिंग। इट्स नॉट ट्रायंगल वाला हमारा वाला। अरे छोड़िए, ट्रायंगल तो बहुत दूर की बात है, वो गोल लौंदा होता है और उसके भीतर हो सकता है घोड़े का गोश्त हो। तो अब ये तो बड़ा वहशियाना है, वो तो खाते हैं। वहाँ से वो स्टीम्ड भी होता है, वो बेक्ड भी होता है, वो रोस्टेड भी होता है। मगर हमारे यहाँ पर्शिया से आया है, जहाँ एक लुकमी होती थी, जो लुकमी हैदराबाद में आज भी बनती है। वो ट्रायंगुलर पेस्ट्री बड़ी डेलिकेट होती थी, उसके भीतर चिकन मिन्स और पाइन नट्स भरे रहते थे, चिलगोज़ा, वो बड़ी मज़े की चीज़ होती थी। हमारा समोसा उससे इवॉल्व हुआ है, और हर जगह समोसा अलग है। बंगाल में सिंघाड़ा है, जहाँ समोसा उबाल के आलू को कुचलते नहीं, काट के सब्जी की तरह छोंकते हैं। मगर जो मेरी ज़िद है कि समोसे की पहचान कसौटी है कि उसका बाहर का लिफाफा कितना नाजुक है, उसमें अजवाइन कितना छींटा गया है, उसका रेशियो भरे हुए माल का और बाहर का कितना है, उसकी तलाई कितनी अच्छी हुई है। ये अगर आप देखें तो दिल्ली के क्लासिक समोसे हैं। एक विजय समोसे वाला है जो कभी कभी सदन समोसे वाला भी कहलाता था, जो पप्पू समोसे वाला भी कहलाता है, जो बसंत कुंज में है। एक समोसे वाला रामकृष्ण आश्रम के चौक पे क्रॉसिंग पे लेडी हार्डिंग अस्पताल के पीछे वाला है। एक समोसे वाला अब आपको मिल जाएगा जो बिट्टू के समोसे, और बिट्टू की चाट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से बड़ी फेमस हो गई है। एक समोसे अब आपको मिलेंगे जो हल्दीराम में स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, जो मतलब एक साइज का, एक जायके का समोसा। ओम का समोसा अलग मिलेगा, जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर होते हैं उसी तरह समोसे को जी भी। बिल्कुल। मगर अगर आप अभी 23 की मार्केट में चले जाएं, गुड़गांव में, इस गुड़गांव में, तो वहाँ गोहना की जलेबी जलेबा वाला है, जो
देसी घी में जलेबी बनाता जी। है, उसका जो समोसा है वो बिल्कुल फ़र्क मसाले का है। किसके समोसे में गरम मसाला है, किसके में पनीर है नहीं है, किसके में धनिया है, किसके में कसूरी मेथी है। दीज आर, आई वॉज इन औरंगाबाद, वहाँ रेहड़ी पे एक आदमी बैठा था जिसमें लिखा था बिफ समोसा। तो बेचारा तो जान पे खेल रहा था अपनी, आज कोई बिफ समोसा खाए तो उसमें तो कत्ल गारत हो जाएगी। तो ये बिफ समोसे को माल कहते हैं, जो मिर्ज़ापुर में अहमदाबाद में भी मिलता है, जो घोर वेजिटेरियन जगह है। तो यू नो द समोसा इज, नाउ यू गो टू 5 स्टार ईटरी, यू विल गेट अ डक समोसा विद Duck प्लम samosa, सॉस। yeah, तो समोसे का एवोल्यूशन हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इस बुक का जो मैं एक चीज़ देखता हूँ, पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसकी रेसिपीज़ जो है आपको लगता है कि आपसे कुछ मिस हुआ है इसके उसमें, या आपने आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ में? ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट का आपने जिक्र किया है। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, जी नॉर्थ ईस्ट की कुछ रेसिपीज डाली भी जी हैं। जी जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रूपा हु ब्रॉट दिस बुक आउट आफ्टर 10-year जी। wait as far as I'm concerned. But you know the point is that what they have done something very clever. They have made it smaller in size, priced it well, so more it will reach more people. ऑफ कोर्स जी। As an author, I would have liked 20 more recipes, एंड मच थिकर बुक। 40 more stories, but उसका तो कोई मतलब अंत नहीं है ना। इसमें रिसर्च का मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपने, मैं खुद ऐसे ऐसे डिशेस पढ़ रहा था जो ऐसी ऐसी रेसिपीज़ जो मैंने सुना भी नहीं था। काफ़ी सारे पराठे आपने कई तरह के लिखे हैं, बिरयानीज आपने ऐसी भी लिखी जो मुझे नहीं पता था कि होती भी हैं। तो इसकी रिसर्च में कितनी मेहनत लगी और कैसे देखिए आप इसे। रिसर्च की मेहनत तो जैसा मैंने आपसे कहा 40 साल से सामान जमा हो रहा था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय नेफ्यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय सन जी। हु हैव बीन हेल्पिंग मी आउट, बट माय नेफ्यू मोर बिकॉज ही हैज गॉट इंटरेस्टेड इन फूड बिकॉज आई वाज ऑब्सेस्ड बाय फूड। जी। And then it becomes like कुछ आप हिंदी में लिखते हैं, I do a column. I do 5 columns on food. They are not syndicated. Each column is a different column for a different newspaper. They are for Tribune is English, 4 are Hindi. And the newspapers were selected for different regions. Prabhat Khabar for Bihar, Ranchi, Jharkhand. Amar Ujala for rest of UP. Dainik Bhaskar for Madhya Pradesh. Rajasthan Patrika for Rajasthan Belt. So all that is a collection of recipes. तो कई बार हमें आपस में बहस होती है when he is typing and I am dictating, और कि ये हमने किसी को दे तो नहीं दिया, ये इस हफ्ते वहाँ तो नहीं जा रहा, तो वी टेक केयर कि वो रेसिपी उस अखबार में रिपीट ना हो, जी। और दूसरे अखबार में जो छपा है वो कॉमनैलिटी, साल 1.5 साल बाद अगर कहीं जाए तो दूसरी स्टोरी जाए, वो स्टोरी रिपीट ना हो। सो दैट इज़ वाई इट कीप्स बिल्डिंग। आपका इसमें सबसे फेवरेट चैप्टर कौन है, अगर मैं पूछूं कौन सी डिश आपको लगा कि ये सबसे बेहतरीन, मतलब जो आपकी खुद की पर्सनल फेवरेट है? ऐसा I कौन would सा? stay with khichdi. I would stay with okay. खिचड़ी and I would not stay with लजीजा। जी। वो रेसिपी इसमें नहीं आ पाई है क्योंकि लजीजा के संग बहुत मिलती जुलती रेसिपी थी। जी, जी, लजीजा का एक वेजिटेरियन वर्जन है जो हज़रत रूमी जो पर्शियन पोएट सूफी थे उनके लिए बनाया जाता था। तो वो तो सूफी थे, वो कहते मैं तो गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं तो फ़कीर हूँ, और कमज़ोर होते जा रहे थे। तो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने उनके लिए एक न्यूट्रिशियस वेजिटेरियन खिचड़ी ईजाद की थी, जिसमें चेस्टनट्स थे, जिसमें फिग्स थे, जिसमें प्रून्स थे, जिसमें रेजिन्स थे, जिसमें आमंड्स थे, जिसमें अखरोट की गिरी थी। जी जी जी। तो उससे जो वो खिचड़ी बनी थी ना, दैट खिचड़ी आई थिंक इज़ माई फेवरेट। ओके। बट इन द बुक ऑल्सो मुझे जो अनयूजुअल चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगी हैं। जैसे मुझे कश्मीरी सुक वांगन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे दही के कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। दोज आर द थिंग्स व्हिच आई प्रेफर टू। तो सर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं वैसे? अब आजकल तो है कि एज आई एम ऑब्सेस्ड बाय फूड, आई रीड फूड एंड ऑल द टाइम फूड। जी। वन बुक व्हिच आई enjoyed greatly was published by I think Hachette published it or HarperCollins published it. Okay. तराना हुसैन खान ने रामपुर के खानों पे लिखी जी, किताब जी। लिखी है। That book is from, it's called Dastarkhan to Deg, I think. It's a collection of recipes from the Rampur Dastarkhan, vegetarian and non-vegetarian, and there is a story of the food. And this lady is fantastic. She's been working with Sheffield University and trying to revive a chawal grown in Tarai called Tilak Chandan. Okay. वो कहानी अपने आप में बड़ी fascinating और बड़ी लंबी है। जी, जी, मगर वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, and I would recommend it very strongly to people to read that definitely. जी जी जी। And I think, you know, the other book is, I would like to recommend very strongly, is my own book. I mean, it should not be misunderstood because I wrote a book called India Cookbook, which sold very well, gave me name, fame, money. But
another book which I did for the same publisher, Phaidon, called Indian Vegetarian. I think I have enjoyed working on that book greatly. It's a toss-up. There is another book by Rowley, which is called The Food Path, which is dhabas along the GT road. तो वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज बिल्डिंग का काम करती है. Either of these books. On second thoughts, I think The Food Path is something which is very close to my heart. Because both my granddaughters are named after friends' children across the border in Pakistan, Said and Sara. And that talks of the common heritage from Afghanistan border to Bangladesh border. So I think that is a book which I would recommend very strongly, besides Salma's book, Tarana's book. And other book which I think I have enjoyed reading very greatly is a book by Chitrita Banerjee, published by Rupa again, but is out of print, and I don't know whether Rupa is bringing out a reprint. That book is Food and Life in Bengal. It's fantastic. It goes seasonally, and although it is only confined to food in Bengal, but it opens your eyes about how people in India ate seasonally appropriate food. पंजाब भी अगर होगा तो मक्की की रोटी सरसों का साग जाड़े में खाएगा. वो गर्मी में तो नहीं खा रहा होगा गुड़ के समोसे. The kind of thing which people do with their food, I think is in that book is brilliantly done. It's a pity she is settled abroad. She's written other books. मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पहले पूछना चाह रहा था जो मैं भूल गया था, वो ये कि खाने को लेकर आजकल, मतलब ऑल्दो ये पॉलिटिकल हो सकता है क्वेश्चन, फिर भी मैं पूछूंगा, खाने को लेकर लोग एक दूसरे को जज, मुझे ऐसा लगता है आजकल ज़्यादा करने लगे हैं. उनके अपने ओपिनियंस रहते हैं. हमेशा से करते हैं. देखिए, आदमी का खाना एस्पिरेशनल होता था. जो गरीब आदमी सोचता था वो सोचता कि अमीर आदमी कैसे खाता, मैं वैसा ही खाना खाऊं. अगर वो बिरयानी खाता मैं भी बिरयानी खाऊं. तो बोला था मैं बिरयानी भले ही सड़क पे खाऊं, मगर खा मैं भी बिरयानी रहा हूं. You know, it is not like दम पुख्त की बिरयानी. सिमिलरली अगर आप कह रहे हैं कि मैं गोश्त खा रहा हूँ, मैं कबाब खा रहा हूँ, तो गरीब आदमी जो कबाब खा रहा है वो ये लग्जरी अफोर्ड नहीं करता कि कबाब बड़े का है कि बकरे का है. वो 5 रुपए के 2 कबाब और 2 पराठे मिल रहे हैं, 3 कबाब 2 पराठे मिल रहे हैं टुंडे के यहाँ, मैं अकबरी मौस में खा रहा हूँ. तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि वो अमीनाबाद में है, MU पॉइंट में, कि सब बड़े के नहीं है, बकरे के ही हैं. मगर मेरे ख्याल में जजमेंटल हमेशा होता था कि आप क्या खाते हैं, आप कैसे. अब आजकल जो है वो आजकल तो जान का बवाल है. हम अभी गोश्त खरीदने गए, एंड टुडे हैपेंड टू बी अ ट्यूसडे, एंड आई वांटेड टू बाय सम कीमा, एंड देयर वाज नो कीमा इन द शॉप बिकॉज़ देयर नो कस्टमर कम्स इन सावन का महीना, उस पर ट्यूसडे, तो ना वहाँ कीमा था. उस पर दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा था झटका, ऑल्दो वी आर नॉट झटका बाउंड पीपल. मगर बेचारे जो मुसलमान बूचर है उसकी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है. वो अगर दुकान खोल के बेच रहा होगा तो उसकी दुकान कितने दिन बचेगी, वो खुद बकरा बन जाएगा, ये मतलब मुश्किल है. तो और वो महमूद सैफ ने बड़ी अच्छी गज़ल का एक टुकड़ा किया ना कि हिंदुस्तान की आज हालत ये है कि बकरा मुसलमान है और आलू हिंदुस्तान है. तो उसके बीच में सारा खाना डिस्कस हो रहा है और लोग जज हो रहे हैं. जी, तो आपका सजेशन क्या है लोगों को, खासतौर से यंग लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है यंग वेजिटेरियंस, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियन को जज करते हैं, वेजिटेरियंस उल्टा, दोनों में एक ही चीज़ है. हम हर चीज़ से हर वक्त हर आदमी को जज करते हैं, खाने से नहीं. हम कपड़े से जज करते हैं, हम उसकी ज़ुबान से जज करते हैं, उसके एक्सेंट से जज करते हैं, उसकी कार से जज करते हैं, उसकी रिहाइश से जज करते हैं वो किस इलाके में रहता है. हम ये जज करते हैं वो कार कैसी चलाता है, उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी एंड वी जज पीपल बाय दैट, व्हिच इज़ वेरी सैड. पुष्पेंद्र पंसी, बहुत बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग बुक. और मैं ज़रूर इससे कुछ रेसिपीज खुद ट्राई करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल करूँगा. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.